नमस्कार, आप देख रहे हैं CNBC आवाज और ये है राजनीति का अड्डा। और आज हम बात कर रहे हैं मुंबई दक्षिण की सीट की, जो कई मायनों में अहम सीट है। इसकी अहमियत बताने के पहले हम आपका परिचय करा दें हमारे 3 खास मेहमानों से जो यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। मिलिंद देवड़ा जो सिटिंग MP हैं, यहाँ के मंत्री हैं इस वक्त, अरविंद सावंत जो शिवसेना के उम्मीदवार हैं, और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के उम्मीदवार बाला नंदगांवकर जो यहाँ पर इस वक्त MLA हैं शिवड़ी कंस्टिट्यूएंसी से। सभी मेहमानों का वक्त निकालने के लिए शुक्रिया। अब पॉलिटिकल चर्चा शुरू करने के पहले मेरा एक जनरल नॉलेज का सवाल है आप तीनों से। वो ये है कि सबसे लोएस्ट टर्नआउट वाली कंस्टिट्यूएंसी इस देश में कौन सी है मिलिंद? शायद साउथ मुंबई होगी। करेक्ट। तो आप लोगों में से एक जीतेगा, लेकिन मेरी एक दरखास्त है। मैं ये कहने की गुस्ताखी करूंगा कि आप सब लोग हारेंगे अगर आप लोगों ने यहाँ 60% का टर्नआउट नहीं करवाया। कैसे करवाएंगे अरविंद आप? करेंगे। एक तो पहली बात ऐसे कि जब लोगों के सामने जाने के बाद एक इस वक्त तो एक अलग बात हुई है कि मन में एक लोगों के एक भावना ऐसी है कि इस सरकार को बदलना है, इसलिए वोट देना है। और हाँ, इसलिए वोट देना है। और आप लोगों ने भी एक अच्छा अवेयरनेस लाया। इलेक्शन कमीशन ने भी अलग संग से काम किया। इश्तिहार जिस ढंग से आए लोगों के सामने, तो पीपल फील इन द कॉन्स्टिट्यूशन द क्लॉज व्हिच हैज एनशाइन यू टू गिव द कास्ट वोट। आप लगातार चुनाव लड़ते रहे हैं। टर्नआउट साउथ बॉम्बे के लिए बहुत ही बुरी बात है, इस पर एम्बैरेस होना चाहिए यहाँ के लोगों को। 40% का टर्नआउट होता है यहाँ पे, और हम कहते हैं कि साउथ बॉम्बे दिल्ली को कंट्रोल करता है, राजधानी को कंट्रोल करता है, राजनीति को कंट्रोल करता है, सबसे ज्यादा पैसे वाले लोग हैं, देश का पूरा आईना है, माइक्रोकॉज्म है। फिर क्यों यहाँ पर उदासीनता है? पता नहीं मुझे, आज से नहीं कई सालों से मैं देख रहा हूँ। 25 साल तो मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ करके मुझे पता है। मगर आपके शो के जरिए हम भी विनती पब्लिक को करते हैं, जनता को करते हैं कि चाहे किसको चुन के दो, पर वोट जरूर करता है। मिलिंद, क्या कारण है इसका? मुझे लग रहा है अलग अलग कम्युनिटीज़ में, अलग अलग क्षेत्रों में वोटिंग टर्नआउट में बहुत अंतर है। अगर आप अपने कुछ जो जहाँ लोग चालियों में रहते हैं, स्लम्स में रहते हैं, वहाँ लोगों की तादाद जो है काफ़ी हाई है। लेकिन अगर आप पेडर रोड की बात करेंगे, जो कि ऑल्टमाउंट रोड, मलाबार हिल, वैसे क्षेत्र में बहुत कम लोग वोट देते हैं, ऑलमोस्ट 20%। इसलिए एवरेज जो है 40% के करीब हर इलेक्शन में होता है। बिल्कुल। आइए अब बात करते हैं मुद्दों की। देखिए, कांग्रेस के खिलाफ बड़ा भारी माहौल है। हमको तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस जहां बचेगी वो जगह है केरल, कर्नाटक, असम। और शायद आप बड़ी मेहनत कर रहे हैं दक्षिण मुंबई में, तो यहाँ आप जोर लगा करके निकल जाएं तो निकल जाएं। इन दोनों पर है कि आपको रोक पाते हैं कि नहीं रोक पाते हैं। लोगों को आपको क्यों वोट देना चाहिए कांग्रेस ने जिस तरह का परफॉर्मेंस किया है? देखिए, सबसे पहले जो आज माहौल बन रहा है ओपिनियन पोल्स के माध्यम से कि कांग्रेस के अगेंस्ट एक लहर है, मुझे 2004 के चुनाव के बाद याद आ रही है, क्योंकि मेरा फर्स्ट इलेक्शन में 2004 में मैं लड़ा था। और उस इलेक्शन में जब हमारे पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उस समय भाजपा ने एक इंडिया शाइनिंग कैंपेन उन्होंने चलाया, और तेजस्वी भारत। और उस कैंपेन के माध्यम से उन्होंने ओपिनियन पोल्स में भी दिखाया कि हम जीतने वाले हैं, और जो हमारे 180 सीटें हैं, अब हमें 220 सीटें मिलने वाली है। और 1 या 1.5 महीनों के बाद हमने देखा नतीजा क्या होता। नतीजा 180 सीटों से भाजपा को 130 सीटें मिली। तो भारत और साउथ मुंबई भी में बहुत विविधता है, बहुत अनेकता है, भाषा के आधार पर, प्रांत के आधार पर, आर्थिक स्थिति के आधार पर। और मैं मानता हूं कि अगर कोई नेता या अगर कोई पार्टी ऐसे प्रेडिक्ट करते हैं कि हम जीतने वाले हैं, और पूरी जनता जो है, जो पूरी देश की और मुंबई शहर की विविधता सब हमारे साथ है, उनमें बहुत ज़्यादा अहम की भावना है या बहुत घमंड है। और भारत की मतदाताओं ने और दक्षिण मुंबई के मतदाताओं ने खास करके ऐसे नेताओं को हमेशा नकारा है, इनके पॉलिटिक्स को हमेशा रिजेक्ट किया है। मैं मानता हूं कि साउथ मुंबई के लेवल पे मैंने सभी के लिए काम किया है। कोई MP या MLA ऐसे ये नहीं कह सकता है कि हर काम में उन्होंने सफलता प्राप्त की है, लेकिन मैंने प्रामाणिकता से, ईमानदारी से, वफादारी से लोगों के हर समस्या को मिटाने के लिए मैंने कोशिश की है। मैंने कभी भी भाषा के आधार पर या प्रांत के आधार पर या धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जी। चाहे ट्रेडर कम्युनिटी के LBT इशू हो, चाहे हमारे झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले भाई बहन हो, चाहे हमारे चालियों में रहने वाले भाई बहन, चाहे हमारे डायमंड मर्चेंट्स। तो और इसलिए आज जो ट्रेडिशनल NDA वोटर्स माने जाते हैं दक्षिण मुंबई में, डायमंड मर्चेंट्स की बात करें, मेटल एंड स्टेनलेस स्टील मर्चेंट्स एसोसिएशन की बात करें, ये लोग ओपनली मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि वे जानते हैं कि मिलिंद देवड़ा उनके लिए काम करेगा। जी। बाला नंदगांवकर, आपसे मेरा सवाल ये है कि पूरे देश में अगर कांग्रेस के खिलाफ माहौल है
और आपके नेता ये कहते हैं कि दिल्ली में अगर ऐसी नौबत आएगी तो हम नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करेंगे, तो वो खुलेआम कह रहे हैं कि हमको इस चुनाव में वोट मत दीजिए, शिवसेना को दे दीजिए, अगर कांग्रेस के खिलाफ देना है बीजेपी को दे दीजिए। फिर आप लड़ क्यों रहे? कौन बोल रहे हैं ऐसा? राज ठाकरे क्या बोले? कि नरेंद्र मोदी को समर्थन देते हैं हम। हाँ, तो नरेंद्र मोदी को समर्थन उन्होंने आज नहीं दिया है। 2010 में जब वो गुजरात गए थे, गुजरात जाने के बाद उन्होंने नरेंद्र मोदी का जब कार्य देखा, गुजरात का विकास देखा, उसके बाद उन्होंने गुजरात में ही कहा था। मैं ये कह रहा हूँ आप दोनों लड़ करके मिलिंद के लिए जीत आसान कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, सवाल ही नहीं आते। मुझे एक आप बताइए, मराठी वोट ये सिर्फ शिवसेना को मिलते हैं, बीजेपी को नहीं मिलते, समाजवादी को नहीं मिलते, कांग्रेस को नहीं मिलते, एनसीपी को नहीं मिलते, कम्युनिस्ट को भी मिलते और जनता दल को मिलते, और मीरा सन्नेला उनको भी मिलेगी। कहने का मतलब वो नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि उनकी वोट बैंक उनके पास है, हमारी वोट बैंक हमारे पास है। अगर कांग्रेस के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ बहुत ज्यादा गुस्सा है और कांग्रेस के खिलाफ वोट देना है साउथ मुंबई में, तो फिर वो देखेंगे कि आप दोनों में आगे कौन है और वो फिर बाला को वोट देंगे। आपको क्यों देंगे? वही तो बता रहा हूँ, क्योंकि इनकी नीति तो जैसे मैंने बोला, पहले तो मैं गठबंधन में हूँ, हमने प्रधानमंत्री का नाम लाया है नरेंद्र मोदी जी का, हमारे पांचों पार्टियां एक साथ है। ये तो हमारे साथ नहीं है, ये बाहर से कहते हैं कि हम समर्थन देंगे, पूछा नहीं है। राजनाथ सिंह ने तो तमाचा मारा है इनको, अभी बहुत बुरी तरह तमाचा मारा है, तो खुलेआम कह दिया है कि आप क्या है। तो लोगों को पता चला है कि आपने सही फरमाया था, हम दोनों लड़ते थे इनका मुनाफा होता है। ये इन्होंने सुपारी ली हुई है कि इनको कैसे भी जीत के देना है। ये आप आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने सुपारी ली हुई है। मिलिंद, आप इसका जवाब दीजिए। देखिए, मैं तो एक बात कहूँगा कि शिवसेना मनसे जैसे पार्टियों में बहुत अंतर नहीं है, और मुंबई शहर जो कि, और ख़ास करके दक्षिण मुंबई की अगर हम बात करें, ये एक इकोनॉमिकली ड्रिवन कंस्टिट्यूंसी है। लोग आर्थिक मुद्दों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, चाहे एक डायमंड व्यापारी हो, टेक्सटाइल व्यापारी हो, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हो, या तो एक कोई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बाहर सैंडविच बेचता है। इनकी जो शिवसेना और मनसे की जो तोड़फोड़ राजनीति है, कभी कभी प्रांत के आधार पर, कभी कभी भाषा के आधार पर, कभी कभी धर्म के आधार पर भेदभाव करना, लोगों को मारना, लोगों को भगाना, ये पॉलिटिक्स दक्षिण मुंबई की जनता, दक्षिण मुंबई के मतदाताओं ने कभी भी स्वीकार नहीं किया और कभी भी फ्यूचर में स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए चाहे शिवसेना के उम्मीदवार मनसे को हराने के लिए खड़े हैं या मनसे का उम्मीदवार शिवसेना को हराने के लिए खड़े हैं, या आप इनको दोनों के बीच में तय होना है। मैं मानता हूं कि दक्षिण मुंबई की जनता समझती है, और खास करके जो ट्रेडिंग कम्युनिटी और जो बिजनेस माइंडेड कम्युनिटी है, वे समझते हैं कि शिवसेना मनसे में कोई अंतर नहीं है। हमारे अरविंद सावंत जी मोदी जी के नाम लेकर वोट मांग रहे हैं, लेकिन लोगों को पता है कि शिवसेना क्या है और मनसे क्या है, और दोनों सेम है। ये बिल्कुल ठीक है, इसका जवाब ये देंगे। लेकिन इनका जो आरोप है और जो और भी लोग कह रहे हैं कि साउथ बॉम्बे में एक तरह की मैच फिक्सिंग हो गई है और बाला नंदगांवकर खड़े होकर के मिलिंद देवड़ा की मदद कर रहे हैं। देखिए, ये इन्हें पूछेगा, ये मैं कैसे जवाब दूं। मैं अपने बल पे वोट मांगता हूं। 2009 की बात हो तो मुझे नहीं पता था कि मनसे सेकंड पोजीशन पे आते थे, लेकिन मैं हमेशा अपने ताकत, एक सकारात्मक प्रचार चलाता हूं। इनके बीच में जो झगड़ा है, जो आपसी झगड़ा है, जो कि एक पारिवारिक झगड़ा है, ये इनके बीच। और ये मिलिंद का जो सवाल है कि आप दोनों पार्टियों के बारे में एक इल्जाम कि तोड़फोड़ करना, क्षेत्रीय प्रांतीय भावनाएं भड़काना, कभी भी यूपी बिहार वालों को पकड़ करके पिटाई कर देना, अलग अलग समय पर आप दोनों ने किया है। तो ये तोड़फोड़ वाली बात तो सही है। पहली बात में इनके ये पलायनवाद है, ये जो अभी बता रहे हैं ना, ये गुमराह करने की स्टाइल है, क्योंकि इनके भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए कहते हैं सब। अभी ये ना, जैसे अंग्रेजी में कहावत है, मैन इज नोन बाय द कंपनी कीप्स। ये भ्रष्टाचारी कंपनी के मेंबर है। अब वो उसको छुपाने के लिए हमारे ऊपर जाति का इल्जाम लगाओ, तोड़फोड़ का इल्जाम लगाओ। भैया इनके बारे में इनका सवाल ये एक मिनट, नहीं, इट मे बी देयर विथ यू, नॉट विद द पब्लिक। अगर ये होता तो पिछले चुनाव में महानगरपालिका के चुनाव सबसे अंतिम हुए, वहाँ 38 महानगरपालिका के क्षेत्र है। 38 महानगरपालिका के क्षेत्र में शिवसेना, भाजपा और दोनों पार्टियों को समर्थन करने वाले नगर सेवक कितने आए? 23 नगर सेवक हमारे चुनकर आए।
अगर हम जातीयवादी प्रांतीयवादी है तो यही लोगों ने हमको चुनकर दिया ना भैया। जी। तो बाला, ये बात आपसे- ये है जी। तो ये पलायनवाद है कांग्रेस का। ठीक है, आपने अपनी बात जाति रखी। भेद करने बाला, में आपसे कांग्रेस मेरा के यही जैसे सवाल है भाई जो कोई मिलिंद ने नहीं है। उठाया कि आप लोग टोल नाके पे तोड़फोड़ करते हैं, बिहार यूपी वगैरह वगैरह तरह तरह के इशू उठाते रहते हैं। आप लोग नौजवान लोगों की पार्टी हैं, नए जमाने की पार्टी से उम्मीद अलग थी। यही वजह है कि आज हमारे सर्वे में सही हो सकता है या गलत हो सकता है, आम आदमी पार्टी के वोट मनसे से ज्यादा दिख रहे हैं महाराष्ट्र में। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग ने जो हमारी नीति बनाई है उस नीति में ऐसा नहीं है कि तोड़फोड़ करो, दंगा मस्ती करो। हम लेकिन लोग करते तो- हैं, हाँ? करते तो हैं। नहीं करते तो है ना, बराबर है। टोल की तोड़फोड़ हमने क्यों की? हमने तो टोल का बहुत सारा 15 दिन बैठ के सर्वे किया। उसके बाद अब हम लोग मुख्यमंत्री को मिले और मुख्यमंत्री को मिलने के बाद पूरा उनको बताया जी। कि तुम्हारा टोल का क्या इश्यू एक्चुअली है, कैसा इनफैक्ट पैसा- मिलिंद, इस पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। ये जो कह रहे हैं टोल वाला इशू, सर्वे में हमने जब ये भी पूछा, सब लोगों ने कहा, ज्यादातर लोगों ने, 50% से ज्यादा लोगों ने सही इशू उठा रहे हैं, तरीका गलत है। तो आइए अगर मेरिट की बात करें तो मुद्दा तो ये सही पकड़ रहे हैं जो पब्लिक में रेजोनेट करता है। देखिए, मुद्दा क्या है, मुद्दा सही है गलत है, विधानसभा में पार्लियामेंट में चर्चा करनी चाहिए। अगर हम कहेंगे कि देखिए हमें चर्चा नहीं करना है, खास करके पार्लियामेंट में या असेंबली में चर्चा नहीं करना है, हमें सड़कों पे जाके लोगों को मारना है, कभी कभी दक्षिण भारतीयों को, कभी कभी गुजरातियों को, कभी कभी उत्तर भारतीयों को, कभी कभी टोल बूथ को जलाना है, ये मैं मानता हूँ कि हमारे देश के हित में नहीं है। हमारे लोकतंत्र को मजबूत, इससे हम अपने लोकतंत्र को, डेमोक्रेसी को मजबूत नहीं कर पाएंगे। और यही एक सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि लोग कहते हैं कभी कभी हमारे देश में पॉलिसी पैरालिसिस है। मैं उनको जवाब देता हूँ, पॉलिसी पैरालिसिस नहीं है, पार्लियामेंट पैरालिसिस है। पार्लियामेंट पैरालिसिस है क्योंकि विपक्ष ने जिस प्रकार से एक नकारात्मक भूमिका निभाया पिछले 10 सालों में, सिर्फ लास्ट 2 इयर्स नहीं, मैं लगातार 2004 से देख रहा हूँ, हर मुद्दे पर जानबूझ के वे अपोज करना चाहते हैं। मुझे याद है सूचना अधिकार विधेयक पर जब चर्चा हुई थी पार्लियामेंट में, मैंने उस डिबेट को इनिशिएट किया। मैं एम्प्टी बेंचेस से बात कर रहा को भाषण दे रहा था, भाजपा शिवसेना का एक भी एमपी मौजूद नहीं था पार्लियामेंट में। तो मैं मानता हूं कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए, गवर्नमेंट की ध्यान आकर्षित करना चाहिए। लेकिन तोड़फोड़ जो शिवसेना मनसे की आदत रह चुकी है, हमेशा डिफेंड करते हैं, वो हमारे शहर के लिए और देश के लिए बहुत गलत है। दूसरी बात, हालांकि यहाँ पर मीरा सान्याल मौजूद नहीं है, लेकिन वो चौथी कैंडिडेट हैं। पिछली बार भी लड़ी थी, कम वोट मिले, लेकिन इस बार चूंकि वो आम आदमी पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ रही हैं, ये दोनों आपके मुख्य स्पर्धी के तौर पर माना जा सकता है। पार्टी है, स्ट्रक्चर है, एक बैकग्राउंड है इनका, लेकिन आम आदमी पार्टी भी आपके लिए एक बड़ा चैलेंज है कि नहीं? देखिए, मैं मानता हूँ साउथ मुंबई और मुंबई और दिल्ली में बहुत अंतर है। शिवसेना मनसे आम आदमी पार्टी में बहुत अंतर नहीं है, क्योंकि शिवसेना मनसे का बंद में विश्वास करते हैं, आम आदमी पार्टी धरना में विश्वास करते हैं। ये दिल्ली में चलता है, ये मुंबई में और खास करके दक्षिण मुंबई में नहीं चलता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा दक्षिण मुंबई की मतदाता। आपको ऐसा नहीं लगता कि दरअसल हम लोग पहले भी इनको एक तरीके से अंडर एस्टिमेट कर रहे थे? नहीं, देखिए, हो सकता है कि आम आदमी पार्टी यहाँ इन दोनों में से किसी एक से ज्यादा आगे निकल जाए। नहीं, मेरे खिलाफ 20 कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं, 19 कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं। मैं हर एक कैंडिडेट्स को गंभीरता से लेता हूँ, आज नहीं, 2004 के चुनाव में, 2009 के चुनाव में। लेकिन मैं मानता हूँ कि जो कैंडिडेट एरिया में एक्टिव है, उसी के आधार पर लोग उसे वोट देंगे। बहुत से लोग अचानक चुनाव के वक्त आके कह सकते हैं कि मुझे चुनाव लड़ना है और 5 साल के टाइम पे गायब हो सकते हैं। ऐसे लोगों को जनता वोट नहीं देंगे। हम नहीं कहते हैं कि हर काम में हम सफल रहें, हम नहीं कहते हैं कि हम हर कार्यक्रम में अवेलेबल रहें, लेकिन हमने कोशिश किया, प्रयास किया कि हम जनता के टच में रहें, और इसके आधार पे बहुत अंतर होता है जनता के माइंड में, मतदाता में। आप तीनों से मेरा एक सवाल है। 30 साल पहले मिलिंद, जब मैं यहाँ की लोकल म्युनिसिपल रिपोर्टिंग करता था और तब ABCD वार्ड की जिन प्रॉब्लम्स की मैं बात करता था, ट्रैफिक की हो, भुलेश्वर के कारीगरों के कारण धुएं की हो, पुराने भाड़ूत वाले मकानों की हो, यहाँ पर जिस तरह का डेवलपमेंट हो रहा है भाईखला से लेकर के पूरे इलाके में, इन बड़ी इमारतों के बीच में इंफ्रास्ट्रक्चर का कहीं पता नहीं है। अलग अलग समय पर आप लोग म्युनिसिपल के लेवल पर, स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पर, सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पर आप लोगों की भूमिकाएं रही हैं। 30 साल के बाद भी वही प्रॉब्लम, दुनिया के सबसे बड़े देश का सबसे बड़ा शहर, और यहाँ ऐसी बुरी हालत साउथ मुंबई में। आप लोग इसके लिए कोई जिम्मेदारी लेंगे मिलिंद? मैं ज़रूर जिम्मेदारी लूँगा। और मैंने, देखिए, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट में हम सत्ता में हैं, महानगर पालिका में शिवसेना सत्ता में है, लेकिन मैंने प्रयास किया कि राज्य सरकार से मिलकर, मुख्यमंत्री से मिलकर हमने क्लस्टर डेवलपमेंट पॉलिसी तैयार किया। उस क्लस्टर डेवलपमेंट पॉलिसी के माध्यम से दक्षिण मुंबई और पूरी मुंबई की पुराने जो चॉल्स है, जहाँ किराएदार रहते हैं,
उनकी रीडेवलपमेंट के लिए हमने एक अच्छा पॉलिसी बनाया, क्योंकि पहले क्या होता था कि इंडिविजुअल बिल्डिंग्स की रीडेवलपमेंट होती थी, उस पर वहाँ के एग्जिस्टिंग संसाधन पे बहुत दबाव पड़ता था। क्लस्टर वाइज प्लानिंग हमने किया है और अब भिंडी बाजार रीडेवलपमेंट एक से हमने स्टार्ट किया। मैं मानता हूं कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अहम मिसाल बनेगा, न सिर्फ मुंबई के लिए बल्कि देश के पूरी शहरी इलाकों के लिए। और इस क्लस्टर डेवलपमेंट पॉलिसी का समर्थन विधानसभा में शिवसेना और मनसे के नेताओं ने भी किया है। अरविंद, आप बताइए। पहले से सही नहीं, मेरा पॉइंट ये है आपसे, नहीं बराबर, कितनी बुरी हालत है इस शहर के, इस इलाके की, जो दुनिया का कमर्शियल कैपिटल बनने की कैपेबिलिटी रखता था किसी वक्त। पहली बात ऐसे कि महानगर पालिका तो सारी सुविधाएं देने का काम करती है, रोड हो, अस्पताल हो, पानी, लाइट हो, ये उनका काम है। ये जो नीति की बात कर रहे हैं क्लस्टर डेवलपमेंट की, हमने समर्थन किया, सही किया। हमने क्लस्टर डेवलपमेंट का प्रस्ताव पहले से रखा था। अब रही बात विधानसभा में समर्थन करने, जब वो प्रस्ताव उधर से आया तो हमने भी समर्थन कर लिया। अब रही बात, ये नीति अपनाते, कानून नहीं बनाते। देखिए 1999 हम लोग गए, उसके बाद में इनकी सरकार आई। उस सरकार के बाद में इन्होंने बार बार कहा कि हम 2000 के झुग्गी झोपड़ियों को नियमित करेंगे। आज 2014 साल है, 2014 साल में भी आज भी वही कहते हैं। देखिए, ये आपने बिल्कुल सही बात याद दिलाई। एक मिनट सर, एक मिनट पूरी करने दो बात। आज भी वही बात करते हैं कि हम 2000 की साल की झुग्गी झोपड़ियों को नियमित करेंगे। कानून क्यों नहीं बनाते? हमारी सरकार आई तब हमने भी कहा था 1995 के पूर्व जो झोपड़ियां है उनको हम नियमित करेंगे। हमने कानून बना के नियमित किया। इनकी सरकार अभी 10 बरस है, इन्होंने झुग्गी झोपड़ियों की भी करे। वही बात क्लस्टर डेवलपमेंट के, ठीक है। इन्होंने जो कहा वही सवाल मैं उठाना भी चाहता था। वही 30 साल से मैं लगातार यही सुनता हूं कि झोपड़पट्टियों का रेगुलराइजेशन, आप सभी पार्टियों की, सारी राजनीतिक पार्टियों की कोर पॉलिटिक्स ये हो गई है कि रेगुलराइजेशन कराने के नाम पर इस वोट को लेते रहो, वास्तविक विकास मत करो इस इलाके का। आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है इसके जिम्मेदार राज्य सरकार तो है ही, पर महानगर पालिका भी जिम्मेदार है। जैसे कि राज्य सरकार खाली वोटों की राजनीति करते हैं, उसके वजह से डेवलपमेंट नहीं हो रही है। दूसरी तरफ शिवसेना मुंबई महानगर पालिका में बैठे 32,000 करोड़ का बजट है। समस्या वही है। 5 बार इस कॉन्स्टिट्यूंसी में मोहन रावले सांसद थे। वो एक बात बताइए जो हमको लगता है कि पूरे डिबेट को समअप करेगी। मेरे पास अब समय समाप्त हो रहा है। वो एक पॉइंट मेरा सिर्फ है आपसे छोटा सा। क्लस्टर की बात जो आपने की है, वो क्लस्टर की बात, जब तक क्लस्टर डेवलपमेंट नहीं हो सकते, भले मिली जी कुछ भी बोलते होंगे, जब तक क्लस्टर डेवलपमेंट नहीं हो सकते, जब तुम लोगों को विश्वास में नहीं ले सकते हो। विश्वास में लोगों को लेना चाहिए। क्यों? हमारे मतलब से और उसमें फेयर डील देनी चाहिए, उसके कारण ही दिक्कत हो रही है। बिल्डर के लिए स्कीम नहीं, बिल्डर के लिए नहीं, ये फेयर डील कर रहे हो। बात कहना चाहता हूं, पायलट प्रोजेक्ट ऑलरेडी स्टार्टेड। महाराष्ट्र सरकार देश में पहली सरकार है जहां एक हाउसिंग रेगुलेटर है। सावंत जी कानून के बारे में बात कर रहे हैं, वो कानून हमने बनाया। कानून में जहां बिल्डर के पक्ष में नहीं, हम आम होम बायर्स और होम ओनर्स के पक्ष में हमने एक हाउसिंग रेगुलेटर। एक बात जिस पर आप लोग भी काफी राय रखते होंगे, आंकड़ा देखिए, वोटर इस वक्त आपके यहाँ के पिछले बार से घट गए हैं। 16 लाख प्लस होते थे, 14.5 लाख हो गए हैं। मतलब साउथ बॉम्बे इतना रहने के लिए मुश्किल हो गया है कि लोग छोड़ करके दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं। डर है कि ये ट्रेंड अगर चलता रहा और रियल एस्टेट यहाँ इस तरह से महंगा होता रहा तो जो कोर है हमारे हिंदुस्तान की इकोनॉमिक एक्टिविटी का, वो कोलैप्स होगा। आपको कैसे लगता है कि इस एक चीज को एड्रेस करने की जरूरत है? देखिए, साउथ मुंबई की मतदाता कम नहीं होती है, बाकी एरियाज मतदार संघ जो है, निर्वाचन क्षेत्र जो है मुंबई में, उनकी पॉपुलेशन बढ़ती है, क्योंकि डेवलपमेंट और पॉपुलेशन हमेशा उत्तर मुंबई में ज़्यादा बढ़ती रहती है। मेरे ख्याल से यहाँ का एक्चुअल पॉपुलेशन कम हुआ है। पॉपुलेशन कम हुआ होगा अगर 15 लाख से 14 लाख हुए वोटर्स, क्योंकि देखिए जब डेवलपमेंट्स होते हैं, नई बिल्डिंग्स होते हैं, तो लोगों को शिफ्ट करना पड़ता है। 1980 के सेंसस की अगर आप बात करोगे, उस वक्त सभी पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसीज में मुंबई में 6 लाख वोटर्स हुआ करते थे। 2009 के इलेक्शन के पहले जब सेंसस निकली, उसके पहले साउथ मुंबई में सिर्फ 6 लाख वोटर्स थे, बाकी उत्तर मुंबई में 15 लाख वोटर्स थे। तो क्या होता है कि ये ट्रेंड है कि पॉपुलेशन इंक्रीज, बढ़ोतरी जो होती है वो उत्तर मुंबई में ज्यादा होती है। नहीं, मेरा पॉइंट है कि वजह बताता हूं, इनकी सरकार की ये देन है। यूएलसी कानून था, या अर्बन लैंड सीलिंग का भी कानून था, और JNNRU के अंडर इन्होंने कहा, उस वक्त विलास राव जी थे, मेरी उनके साथ बहस भी हुई, कहने लगे JNNRU के अंडर अगर पैसा दिल्ली से लाना है तो यूएलसी को रद्द करना है, और मुनाफा क्या होगा, तो यूएलसी रद्द करने के बाद लैंड अवेलेबल होगी, घर सस्ते में घर मिलेंगे। क्या मिल रहे हैं आज? माडा का घर 95 लाख में मिल रहा है,
लोग क्या करेंगे? और इसलिए लोग जब यहाँ डिलेपिटेड दो चीजें बतानी। दूसरी बात है, जो डिलेपिटेड कंडीशंस की बिल्डिंग है यहाँ, हमारे प्रधानमंत्री भी ये उसके योजना में एक बनाई हुई बिल्डिंग है, इनके पिताजी ने इनॉग्रेशन किए हुए हैं, आज भी वैसे ही पड़ी हुई है। लोग गए ट्रांजिट कैंप में, सालों ट्रांजिट कैंप तो रहे। ये जो बात है, मेरा कहना है कि साउथ मुंबई का फ्यूचर इसलिए बहुत चुनौती भरा है, अगर जब तक यहाँ रियल एस्टेट वाला जो मेन मसला है और ट्रैफिक का और इंफ्रास्ट्रक्चर का जो मेन मसला है, इसको पॉलिसी के लेवल पर अटैक नहीं करेंगे, वरना यहां से लोग अगर हटेंगे तो ये अमेरिका के पुराने शहरों की तरह से हॉन्टेड इलाका हो जाएगा साउथ मुंबई का, बहुत बड़ा इलाका। क्या कहते हैं आप? एक जवाब देना है इसके ऊपर आपको। हमने मुंबई महानगर पालिका ने 2012 साल में कोस्टल रोड का 1100 करोड़ का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा। उन्होंने कहा कि 1100 करोड़ में हम ये रास्ता बनाएंगे, टोल फ्री बनाएंगे और साइकिल ट्रैक रहेगा, जॉगिंग ट्रैक रहेगा। ये रास्ता बनाने के लिए हमने 2012 साल में केंद्र सरकार, जो ताकि ट्रैफिक भी कम होता, आज तक उस प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास पड़ा हुआ है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है जहाँ तक आप देखेंगे केंद्र सरकार में चाहे किसका भी गवर्नमेंट हो, महाराष्ट्र में किसका भी गवर्नमेंट हो, मगर लोगों के प्रति अपनी राजनीति की बातें बाजू में रख के डेवलपमेंट होने की जरूरत है। जैसा क्लस्टर का मुद्दा मैंने बोला, और उसमें आप लोग सब साथ एक राय के थे, मगर उसके लिए लोगों को जब तक विश्वास में नहीं लेते आप तक कुछ ये एक बात है। आप लोग नंबर 2, मुंबई शहर के ऊपर अगर साउथ मुंबई या अगर आर्थिक राजधानी है, तो इस आर्थिक राजधानी को, जो आर्थिक राजधानी हजारों लाखों करोड़ में सेंट्रल गवर्नमेंट को देती है जी, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हमको पैसा क्यों नहीं देता है? उसके लिए मिली नहीं, वो एक अलग विषय है। मैं बालाजी को बताना चाहूंगा कि सबसे बड़ा बेनिफिशियरी पिछले 5 सालों में सभी शहरों में से मुंबई है, मुंबई ऑफ सेंट्रल असिस्टेंस। बिल्कुल। क्या होता है कि अलग विवाद का विषय है, उसका एक तरीका होता है, एक फॉर्मूला होता है, उसके तहत पैसे आते हैं। बहरहाल एक बात आप लोगों से, आप लोग तीनों एक जोरदार लड़ाई में हैं, लेकिन इस एक बात पर कि साउथ मुंबई में पॉलिसी के लेवल पर आप लोग रीजन जहां है, जहां तर्क है, वहां पर जहां जरूरत होती है साथ होते हैं, ये एक अच्छी बात है। वक्त की कमी है, वरना चर्चा और आगे बढ़ाते। आप तीनों अपनी जोरदार लड़ाई में लगे रहिए। आप तीनों को हमारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।